हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायो का जो अध्याय अपना चल रहा था, 7वां आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन एवं उसका विकास। ये हमारे इस अध्याय का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 वीडियो में अपन ने बहुत कुछ इसमें पढ़ा है, जिसमें जनन के प्रकार के बारे में, लैंगिक और अलैंगिक जनन, फिर अपन ने अलैंगिक जनन के जो प्रकार होते हैं उसमें अपन ने एगोमोस्पर्मी और कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा। फिर लैंगिक जनन जब अपन ने शुरू किया था तो शुरू करने के बाद अपन ने पुष्प के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अपन ने लैंगिक अंग जो जायांग और मादा, जायांग और पुमंग होते हैं, जायांग को जो मादा जननांग कहते हैं और पुमंग को नर जननांग कहते हैं। नर जननांग और मादा जननांग के बारे में अपन ने विस्तृत से जानकारी प्राप्त की है, विस्तृत रूप से पूरा पढ़ा है। उसके बाद अपन ने मादा जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं, उनका विकास कैसे होता है, कैसे वो पराग कण बनते हैं, नर युग्मक पराग कण बनते हैं और कैसे मादा युग्मक अंडप बनते हैं, अंड बनते हैं, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद कल अपन ने परागकण क्रिया और परागकण के प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। उसमें अपन ने परपरागण की कुछ विधियों के बारे में भी पढ़ा था लास्ट में, जिसमें जीवीय कारकों द्वारा और अजीवीय कारकों द्वारा, ठीक है। अजीवीय कारकों में जैसे वायु, जल आदि होते हैं, ठीक है। और जीवीय कारकों में जैसे चमगादड़, पशु पक्षी, कीट, मधुमक्खियों और मनुष्य द्वारा भी परागण होता है। परागण क्या होता है? परागण होता है पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? हमारा परागण कहलाता है। तो परागण तक अपन ने पढ़ लिया था। अब क्या होता है? परागण की क्रिया तक हो क्या चुका था? नर जननांग, मादा जननांग के अंदर जो नर युग्मक, मादा युग्मक, पुंकेसर और अंड कोशिका का विकास हो चुका था, ठीक है। परागण क्रिया द्वारा पुंकेसर से पराग कण है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके थे। यहां तक कि अपन ने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। अब निषेचन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन निषेचन। निषेचन क्या होता है? देखिए, निषेचन होता है नर युग्मक अर्थात परागकण और मादा युग्मक अंड कोशिका का मिलना, संलयन, जुड़ना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में जुड़ना या नर युग्मक और मादा युग्मकों के केंद्रकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा निषेचन कहलाता है। लिखते हैं इसको। इसकी जो परिभाषा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन या संयोजन क्या कहलाता है? हमारा निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन या संयोजन निषेचन कहलाता है। इसका प्रतिपादन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। अर्थात इसके बारे में सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था 1816 में। कब बताया था? 1886 में बताया था। देखिए, इसका प्रतिपादन स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में किया था। 1884 में किया था।
1884 में किया था सबसे पहले, स्ट्रोसबर्गर ने बताया था। वर्तिकाग्र पर अब देखिए क्या होता है, यहां तक ये पुंकेसर से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए हैं, ठीक है। परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। अब ये अंकुरित होते हैं, अर्थात ये परागकण फूटते हैं, ठीक है। और इनमें से एक पराग नलिका निकलती है, एक नलिका निकलती है, जो नलिका ऐसे आगे की तरफ गति करती है और वो वर्तिका में होते हुए आगे की तरफ गति करती है। वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, पराग नलिका बनाते हैं, अर्थात ये नलिका का निर्माण करते हैं। जैसे ये फूटेगा परागकण, उसमें से एक नलिका निकलने लगती है, ठीक है। आगे क्या होता है, पराग नलिका नर युग्मकों द्वारा नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये नलिका यहाँ से निकलकर कहां तक जाती है, इस अंडाशय और अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है, बीजांड के अंदर बीज कोशिका पाई जाती है। ये पराग नलिका इन पराग कणों को, नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक ले जाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। तो पराग क्या कार्य करती है, पराग नलिका नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने में सहायता करती है। मादा युग्मकों तक पहुंचाने में सहायता करती है पराग नलिका। इसमें से होकर परागकण कहाँ पहुंचते हैं, अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। जिससे क्या होता है, जब अंड कोशिका तक पहुंचते हैं तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। अब ये जो वर्तिकाग्र होता है, अब जैसे क्या होता है, पानी में तैरकर परागकण आते हैं। हमने पढ़ा है परागकण पिछली क्लास में, कल के वीडियो में, परागकण वायु द्वारा होता है। वायु द्वारा होता है मतलब उड़ के आते हैं, पानी द्वारा होता है तो पानी द्वारा होता है मतलब तैर के आते हैं। तो वो इसके साइड में से भी तो निकल सकते हैं, हवा द्वारा ऊपर से भी तो निकल सकते हैं। परागकणों पर आकर ये परागकण वर्तिकाग्र पर आकर क्यों गिरते हैं, तो वर्तिकाग्र क्या करता है, एक तरल स्राव करता है, अपने वर्तिकाग्र अपनी सतह पर तरल स्राव करता है, जिससे वो चिपचिपा हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है, परागकण उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर वही वर्तिकाग्र पर ही चिपकते हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज, इसके जो स्राव होता है उसमें लिपिड, प्रोटीन, शर्करा पाई जाती है। लिपिड, प्रोटीन, शर्करा पाई जाती है, जो परागकणों के अंकुरण के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या पढ़ रहे थे, वर्तिकाग्र से एक पदार्थ स्त्रावित होता है जिसमें लिपिड्स, शर्करा तथा प्रोटीन, लिपिड, शर्करा तथा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कणों के
अंकुरण के लिए उचित माध्यम प्रदान करते हैं। ये परागकणों के लिए क्या करते हैं? उचित माध्यम प्रदान करते हैं। माध्यम प्रदान करते हैं। अब पराग नली में वृद्धि। अब ये जो पराग नली यहाँ पे बनती है वो हमेशा ही किस तरफ होती है? अंडाशय की तरफ होती है। हमेशा ही अंडाशय के अंदर वाले बीजांड की तरफ ही होती है। क्यों भाई? पराग नली की वृद्धि हमेशा इस तरफ ही क्यों होती है? पराग नली ऊपर की तरफ भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन ये हमेशा अंडाशय की तरफ ही गति क्यों करती है? इसका क्या कारण है? तो इसका भी एक कारण है। पराग नलिका की वृद्धि हमेशा अंडाशय की तरफ होने का कारण है, क्योंकि अंडाशय क्या करता है? एक रसायन अनुवर्ती उद्दीपन पैदा करता है। एक संकेत, एक कह सकते हैं संकेत उद्दीपक पैदा करता है, जो क्या करता है? इस पराग नलिका की वृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे ये सारी पराग नलिका यहाँ पर अगर एक कोई भी कैसा भी अगर पराग कण होगा, छोटा बड़ा जैसा भी होगा, उसकी अगर पराग नलिका निकलेगी तो वो हमेशा गति किस तरफ करेगी? अंडाशय की तरफ ही करेगी। तो पराग नली की वृद्धि सदैव अंडाशय की ओर होती है और होती है। इसका कारण क्या है? अंडाशय की रसायनवर्ती उद्दीपन के कारण। लिखते हैं इस चीज को। देखिए, नोट बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट ही है, ठीक है। तो देखिए, पराग नलिका की वृद्धि सदैव, पराग नलिका की वृद्धि सदैव किस तरफ होती है? सदैव अंडाशय में स्थित बीजांड की तरफ होती है। इसके लिए अंडाशय व बीजांड द्वारा, इसके लिए अंडाशय व बीजांड द्वारा क्या किया जाता है? बीजांड द्वारा रसायनूनवर्ती उद्दीपन दिया, रसायनुवर्ती उद्दीपन दिया जाता है। ये होता है पराग नली की वृद्धि के बारे में। अब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है? देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होता है? देखिए आप लोग, तो यही बना लेते हैं छोटा सा है। देखिए, पराग नली में बीजांड का प्रवेश 3 तरीके से होता है, पहले समझ लेते हैं। एक तो बीजांड द्वार की तरफ से, अर्थात बीजांड के अंदर एक छेद होता है, जो अपन ने पढ़ा है पीछे, एक सूक्ष्म छेद होता है जो क्या करता है? बीजांड द्वार का निर्माण करता है, ठीक है। वो बीजांड द्वार से ये पराग नलिका क्या करती है? उसके अंदर प्रवेश करती है। एक होता है निभाग। अगर पराग नलिका बीजांड के निभाग क्षेत्र से प्रवेश करती है तो उसे निभागी प्रवेश कहते हैं। और बीजांड द्वार, निभाग द्वार, और तीसरा होता है अध्यावरण। निभाग और बीजांड द्वार को छोड़कर पराग नलिका अंडाशय के बीजांड के किसी भी भाग से, निभाग और अंडाशय को छोड़कर उसके अध्यावरण यानी उसके आवरण के किसी भी अंग से प्रवेश करती है तो इसे अपन क्या कहते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। इसको पहले इधर समझिए, देखो क्या होता है। 3 प्रकार की, ये इस प्रकार से नीचे अंडाशय है, यहाँ ये बीजांड है।
इस प्रकार से। अगर ये पराग नलिका, ये तो हो गया बीजांड द्वार, पहले तो ये बीजांड द्वार है, ये है निभाग, इधर ऊपर वाला जो भाग है वो निभाग, और ये बाकी चारों तरफ तो इसका अध्यावरण या आवरण होता ही है। अगर पराग नलिका यहां से ऐसे आई, ठीक है, ये नलिका बनी और इस तरफ से प्रवेश करती है, इस तरफ से प्रवेश करती है, तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश, ठीक है। और पराग नलिका अगर ऐसे आई, ठीक है, यहां से आई और इधर ही प्रवेश कर गई, इधर ही से ही बीजांड में प्रवेश कर गई, तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। और बीजांड अगर पराग नलिका इन दोनों को छोड़कर किसी और भाग से, जैसे इधर से अध्यावरण से प्रवेश करके इस आवरण को पाटते हुए अंदर चली गई है, तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। इस आधार पर बीजांड द्वार प्रवेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होता है, तो देखिए, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश ये 3 प्रकार से होता है। देखना, तीन प्रकार से होता है। एक तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड बीजांड द्वारी प्रवेश भी कहते हैं इसको। दूसरा होता है निभागी प्रवेश, और तीसरा होता है हमारा अध्यावरणीय प्रवेश। देखिए, अब नाम से पता चलता है इनमें प्रवेश किससे होता है। इनमें प्रवेश बीजांड द्वारी में प्रवेश बीजांड द्वार से प्रवेश, बीजांड द्वार से पराग नलिका का प्रवेश होता है। इसमें निभाग क्षेत्र से, निभाग क्षेत्र से पराग नलिका का प्रवेश होता है। और इसमें अध्यावरणीय का मतलब बीजांड द्वार और निभाग क्षेत्र को छोड़कर बीजांड द्वार व निभाग क्षेत्र को छोड़कर बीजांड के अध्यावरण क्षेत्र से पराग नलिका का प्रवेश, ये 3 प्रकार का होता है क्या हमारा बीजांड के अंदर पराग नलिका का प्रवेश। ठीक है, देखो कैसे होता है, इसको अपन डायग्राम से भी समझते हैं। ये इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से ये इस प्रकार से, ये इसमें बीजांड पाया जाता है इस प्रकार से। अगर
पराग नलिका का प्रवेश यहां से होते हुए, ठीक है, और इसके इस साइड से होते हुए ऐसे इस तरीके से इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो इसे कहते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। क्योंकि ये जो छेद होता है नीचे की तरफ वो कौन सा होता है? अपना बीजांड द्वार होता है। जबकि ये अगर पराग नलिका कैसे प्रवेश करती है, इसके ऊपर से ही आके इस क्षेत्र से कहां प्रवेश करती है? अंदर के तक प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो कहलाता है ये अपना, ये कहलाता है निभागी प्रवेश या निभाग द्वारी प्रवेश कहते हैं। फिर आता है अध्यावरणीय से, तो ये होता है इस प्रकार से। ये नलिका ऐसे आती हैं और ये निभाग और किसको छोड़कर, बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरणीय प्रवेश करती है, अर्थात अध्यावरण किसी और तरीके से प्रवेश करती है। इसको कहते हैं अपन अध्यावरणीय प्रवेश। इसको कहते हैं अपन अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो ये है हमारा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है। बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो अंडरलाइन, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अपन पढ़ते हैं पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के चरण किस प्रकार होते हैं। प्रवेश के चरण क्या है? अर्थात तो जो अंडाशय के अंदर अब पराग नलिका, चाहे भले वो बीजांड द्वार से प्रवेश की है, चाहे बीजांड द्वार से प्रवेश की है, चाहे निभाग क्षेत्र से प्रवेश की है, अध्यावरण से प्रवेश की है, उसके प्रवेश के चरण क्या है, ठीक है। तो पहला चरण है दो सहायक कोशिकाओं में से, अगर ज्यादातर तो किससे होती है? बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। जो जहां पर हमने पढ़ा है कि इस बीजांड के अंदर जब मादा युग्मकों का अपन ने निर्माण के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इस बीजांड द्वार की तरफ दो बड़ी कोशिकाएं, एक दो छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका इस प्रकार से होती है, दो केंद्रक में होती हैं, ठीक है, और तीन इस तरफ निभागीय क्षेत्र पर होती है। टोटल 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रकों की संरचना वाला एक मादा युग्मक होता है। इसमें प्रवेश करती है तो सर्वप्रथम तो क्या होती है? दो सहायक कोशिकाओं। प्रवेश का पहला चरण क्या कहता है कि दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका परागण की सफलता के साथ ही अपहासित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे ही यहां से प्रवेश किया तो दो और इस अंड कोशिका से मिली, तो परागण की क्रिया होते ही क्या होता है? दो सहायक कोशिका में से एक कोशिका तो क्या हो जाती है? अपनी नष्ट हो जाती है। तो ये अपना क्या है? अभी पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के चरण, ये टॉपिक है हमारा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के चरण। देखिए प्रवेश के चरण क्या है? पहला चरण कहता है कि दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका का परागण की सफलता के साथ ही
एक सहायक कोशिका परागण की सफलता के साथ ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो पहला चरण, टोटल 4 चरण होंगे इसमें। पहला चरण कहता है कि पराग 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका परागण की सफलता के साथ ही नष्ट या अपहासित हो जाती है। एक तो क्या होती है, अपहासित हो ही जाती है पहले, ठीक है। पहला चरण तो ये होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, पराग नलिका प्राय कहां से प्रवेश करती है, पराग नलिका प्राय 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से प्रवेश करती है और फिर अपवासित सहायक कोशिका द्वारा इसमें प्रवेश करती है, ठीक है। पराग नलिका सामान्यतः 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से प्रवेश करती है। जो ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं उनमें से बीच में से प्रवेश करती हैं और बाद में इनमें से एक सहायक कोशिका तो क्या हो जाती है, अपन ने पहले जो पढ़ा वो नष्ट हो जाती है। देखिए, पराग नलिका सामान्यतः पराग नलिका सामान्यतः 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में से प्रवेश करती हैं तथा फिर अपहासित सहायक कोशिका द्वारा उसमें प्रवेश करती है तथा फिर अपहासित सहायक कोशिका द्वारा प्रवेश करती है। तीसरा चरण, ठीक है। इनके बीच में से प्रवेश करती है जो 2 सहायक कोशिकाएं होती है। ऊपर वाली तो ये बड़ी वाली अंड कोशिका तो होती है, इनके बीच में से प्रवेश करके क्या करती है, अंड कोशिका से संलयन होकर निषेचन की क्रिया करती है, जिससे ये उसके बाद क्या होता है, इनमें से दोनों एक कोशिकाएं तो क्या हो जाती है, हाथों हाथ नष्ट हो जाती है। फिर पराग नलिका के शीर्षस्थ भाग में, पराग नलिका का जो सबसे आगे का भाग होता है, ये मान पराग नलिका यहाँ से आ रही तो इसका जो आगे का भाग है, सबसे आगे का भाग है, उसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है। इसके आगे क्या होता है, एक छिद्र होता है, जिससे इस छिद्र से क्या होता है, देखिए इस छिद्र से पराग नलिका के कोशिका द्रव्य का कुछ भाग, इस छिद्र से पराग नलिका के कोशिका के द्रव्य का कुछ भाग तो क्या होता है, इस पराग नलिका से बाहर आता है। कुछ भाग और दोनों जो नर युग्मक होते हैं। अब अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि पराग नली का निर्माण होता है तो यहाँ पर एक तो परागकण होता है बड़ा और पीछे पीछे 2 छोटे केंद्रक होते हैं, सहायक केंद्रक होते हैं। तो जो पराग नलिका का जो क्षेत्र होता है उसमें से कुछ पदार्थ कोशिका द्रव्य, पराग नलिका का कोशिका द्रव्य तथा दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं।
दोनों नर युग्मक जो दोनों नर युग्मक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सॉरी, क्या होता है देखिए, पराग नलिका में जब पराग नलिका के आगे सबसे आगे क्या होता है, छेद होता है। उस छेद से कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य। इस पराग नलिका के छेद से पराग नलिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, दोनों नर युग्मक होते हैं तथा जो कायिक केंद्रक होता है, ठीक है, वो सब अपआसित होते हुए केंद्रक से या कोशिका से क्या होते हैं, में विमुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, पराग नलिका के शीर्ष भाग में एक क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र से पराग नलिका का कोशिका द्रव्य का भाग व दोनों नर युग्मक भाग तथा दोनों नर युग्मक व विलुप्त होता कायिक केंद्रक, विलुप्त होता कायिक केंद्रक अपहासित सहायक कोशिका में विमुक्त हो जाते हैं। विमुक्त हो जाते हैं किस प्रकार से, देखिए, ये तो है अपना बीजांड मान लो, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा था ये दो सहायक कोशिकाएं, बड़ी अंड कोशिकाएं होती है। पराग नलिका जब यहाँ पर आती हैं तो इसके आगे एक छिद्र पाया जाता है। इसके आगे क्या पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है। इस छेद से जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, वो प्रवेश करता है यहाँ से। तो इस छेद से कोशिका द्रव्य दोनों नर युग्मक क्या होते हैं, वह एक कायिक केंद्रक होता है, वो इस विलुप्त होती, अपहासित होती एक कोशिका, जो अपन ने पढ़ा था कि एक कोशिका परागण के समय क्या होती है, अपहासित हो जाती है। तो इस अपहासित होती हुई केंद्र कोशिका के अंदर मिक्स हो जाता है और इसमें मिल जाता है और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। फिर है चौथा, पराग नलिका में अंतर वस्तुएं अंड कोशिका के संपर्क में आती है। पराग नलिका की जो अंतर वस्तुएं होती हैं, अंदर की जो चीजें होती है पराग नलिका के अंदर, जो भी लाइसोसोम, राइबोसोम, ये चीजें पाई जाती है पराग नलिका के अंदर, वो क्या होती है, अंतर वस्तुएं किसमें संपर्क में आती हैं, अंड कोशिका के संपर्क में आती हैं। अंदर जो ये अंड कोशिका होती है, ये सारी वस्तुएं किसके संपर्क में आती हैं, इस अंड कोशिका के संपर्क में आती हैं, जिससे एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, निषेचन की क्रिया करता है। एक नर युग्मक संलयित हो जाता है, आराम से अंड कोशिका तक पहुंच जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक अमीडीय गति करता हुआ विलुप्त हो दूसरे केंद्र तक पहुंचता है और क्या करता है, वहां पर द्विनिषेचन क्रिया करता है। तो देखिए, पराग नलिका की अंतर वस्तुएं अंड कोशिका के
अंड कोशिका के संपर्क में आती है। पराग नलिका की अंतर वस्तुएं अंड कोशिका के संपर्क में आती हैं, संपर्क में आती है, जिससे एक नर युग्मक अंड कोशिका तक आसानी से पहुंच जाता है तथा दूसरा नर युग्मक दूसरे केंद्रक से क्रिया कर दूसरे केंद्रक से क्रिया कर क्या करता है हमारा, दूसरे केंद्रक से क्रिया कर द्विनिषेचन करता है। देखिए कैसे होता है। अब ये द्विनिषेचन, ये आवर्त बीजियों का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अब द्विनिषेचन कहता, पहला निषेचन तो अंड कोशिका जो अंतर्वस्ती होती है उसमें से एक नर युग्मक तो डायरेक्ट किससे क्रिया करता है, अंड कोशिका से क्रिया कर लेता है, ये पहला निषेचन। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो दूसरे केंद्र के पास जाकर फिर से उसके साथ भी जुड़ जाता है, ठीक है, और दूसरा निषेचन करता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। किस प्रकार से होता है देखिए, ये बीजांड, ठीक है, ये दो सहायक कोशिका इसके बीजांड द्वार पर, ये बड़ी अंड कोशिका, पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है, अपनी अंतर्वस्तुएं इसमें छोड़ती है। अंतर्वस्तुएं छोड़ने से जैसे इसके संपर्क में आती है अंड कोशिका के, वो क्या होती है, इसकी जो अंड कोशिका की जो भित्ति होती है वो गल जाती है, टूट जाती है, और नर युग्मक इससे आकर आराम से संपर्क कर लेता है, इससे निषेचन क्रिया कर लेता है। एक जना निषेचन क्रिया कर लेता है तो उसके बाद दूसरा नर युग्मक उस पर आक्रमण नहीं करता है, ठीक है। दूसरा नर युग्मक दूसरे केंद्रक से जाकर क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है, और द्विनिषेचन दूसरा निषेचन करता है। तो ये था हमारा, ये है हमारा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के इंपॉर्टेंट चरण पूछे जाते हैं कई बार के। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के क्या चरण होते हैं, कैसे वो अंड कोशिका तक पहुंचते हैं और उसके साथ निषेचन क्रिया करते हैं। अब द्विनिषेचन और त्रिक संलयन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आवर्त बीजियों का गुण है जो सिर्फ आवर्त बीजियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका। फिर आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में और कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे त्रिक संलयन और द्विनिषेचन की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में। उसके बाद बीज का निर्माण, फल का निर्माण, भ्रूण पोष का क्या कार्य है, भ्रूण का निर्माण, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।